नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के जरिए जुलाई से सितंबर तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में 4 गुना ज्यादा उछाल दर्ज किया गया और इस दौरान कुल 48 नई स्कीम में 22,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन आया है। इस महीने भी म्यूचुअल फंड बाजार में कई नए फंड या तो लॉन्च हुए हैं या फिर होने वाले हैं। तो क्या है एनएफओ में निवेश के फायदे, कौन से नए फंड आने वाले हैं, क्या आपको इनमें वाकई निवेश करना चाहिए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ है दो खास मेहमान, क्षितिज महाजन सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ और मोहित गांग सीईओ मनी फ्रंट। क्षितिज और मोहित दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आंकड़े जो बता रहे हैं दमदार निवेश के एनएफओ में जो जुलाई से सितंबर की तिमाही है उसमें 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन एनएफओ के जरिए आया। क्षितिज, ये आंकड़े क्या बताता है? और सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में कुल 87 नए फंड जोड़े गए हैं अलग अलग एएमसीज के जरिए। नमस्कार स्वाति। एंड बहुत क्लियर कट है, पैसा चलती मार्केट में ही आता है एंड इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है जब मार्केट्स अच्छा कर रही होती हैं। वही देखा है हमने। जो लास्ट क्वार्टर का आप बता रही है नंबर, बहुत स्टैगरिंग नंबर है अपने आप में। एंड कहीं ना कहीं इट हैज टू डू विद लॉट ऑफ क्रेडिट टू शोज लाइक योर्स, जहाँ पे इक्विटी को लेके थोड़ा एक कल्ट भी इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टर्स का। आई थिंक एक चीज बहुत क्लियर हो रही है लोगों को कि दैट फिक्स्ड इनकम टू सम एक्सटेंट इतनी प्रोमिनेंट एक एसेट क्लास नहीं है जहाँ पे आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ले सकते हैं। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ ये जुड़ रहा है कि दैट इक्विटी मार्केट्स हैव बीन पॉजिटिव फॉर मेनी पीपल, और लोगों ने पिछले साल का एक करेक्शन छोटा देख भी लिया है। तो बहुत पॉजिटिविटी आती है जब मार्केट ऊपर जाती है, और उस कारण से जितने भी एनएफओज आते हैं जो ठीक से मार्केट करते हैं वहां पे पैसा की कलेक्शन भी होती है। सो एक बहुत क्लियर कट एक ट्रेंड देखा है दैट व्हेन मार्केट इज पॉजिटिव तो एनएफओज के लिए वो बहुत पॉजिटिव रहता है, और वही हुआ है इस लास्ट क्वार्टर में। मार्केट ने किया है एंड म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से जहां जहां गैप्स थे उनकी बकेट में जो ऑफरिंग्स हैं वो उन्होंने लॉन्च किए हैं, प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है। सो बहुत क्लियर कट एक डायरेक्शनल इक्विटी की तरफ रुझान मार्केट का इंडिकेशन है। बिल्कुल। और मोहित, इसी बात पर हम ऐड करना चाहें जो क्षितिज ने अपने इनिशियल कमेंट्स दिए हैं, डेफिनेटली ये पॉजिटिव ट्रेंड की ओर न सिर्फ नए फंड बल्कि एएमसीज भी शामिल हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो नई कंपनीज है, नए फंड्स हैं, वो भी नए फंड रहे हैं। अभी फिलहाल एनएफओ का बाजार जो कि हमें गर्म दिख रहा है, क्या है इसका मतलब? इसका एक पॉजिटिव अगर फॉर्म हम समझें, फायदा समझे, तो वो क्या हो सकता है? जी स्वाति, आई थिंक जैसा क्षितिज ने भी कहा, तो बहुत सारे एमसीज जहां पर उनके शेल्फ पे जिस कैटेगरी का स्कीम नहीं था, और जैसा कि सेबी के रेगुलेशंस भी बोलते हैं कि आप हर कैटेगरी में एक स्कीम लॉन्च कर सकते हैं जो सभी फंड हाउसेस को अलाउड है। तो बहुत सारे फंड हाउसेस आप देखेंगे कि वो जहां जहां उनके पास में शेल्फ पर उस कैटेगरी में कोई स्कीम नहीं थी वहां पर उन्होंने नए लॉन्चेस किए हैं। दूसरी बात जो आपने भी कही कि बहुत सारी नई एएमसीज इस साल मार्केट में आई हैं, कुछ जैसे एनजे हो गया, सैमको हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा, बजाज फिनसर्व, तो बहुत सारी नई एएमसीज आई हैं। आज ही अभी इसी वीक यूनिफाई कैपिटल को भी एएमसी लाइसेंस मिला है। तो जितनी नई एएमसीज आ रही हैं वो भी लगातार अपनी नई स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, तो वो भी बाजार में नई स्कीम्स लेकर आ रही हैं। हीलियोस कैपिटल अभी पिछले ही महीने अपना नया स्कीम लॉन्च किया था। तो एक तो मार्केट का रुझान है, मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी है, लोगों के रिटर्न्स बन रहे हैं, तो उसके चलते फंड हाउसेस भी नए स्कीम्स और नए ऑफर्स लेके आ रहे हैं। दूसरा, नए फंड हाउसेस आ रहे हैं, और तीसरा जो एग्जिस्टिंग फंड हाउसेस हैं वो भी अपना एयूएम शोर अप करने के लिए, एयूएम को नया मॉपअप करने के लिए, जहां जहां उनके शेल्फ पे स्पेस है, जहां जहां जिस कैटेगरीज में उनके पास में स्कीम्स नहीं है, वो उन स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो तीनों ही फैक्टर मुझे लगता है कि मिलाकर एक अच्छा मिश्रण सा बन गया है, और मार्केट में इतने सारे एनएफओज आ रहे हैं। दूसरा, हमने देखा है कि इसमें काफी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी, कुछ नई कैटेगरीज उभर के आई हैं, जैसे मल्टी एसेट कैटेगरी हो गई, इसमें बहुत सारे फंड हाउसेस ने फंड निकाले हैं। या फिर आप पैसिव्स देख लीजिए, तो बहुत सारे एएमसीज जो इतना ज्यादा पैसिव मार्केट नहीं था भारत में, अब जिस तरह से पैसिव की तरफ रुझान बढ़ रहा है तो बहुत सारे एएमसी नए पैसिव फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे एनएफओज आए हैं। और
सेक्टोरल फंड, ये तीसरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का रुझान देखने को मिला है और यहाँ पर भी बहुत सारे नए एनएफओज आए हैं। तो ओवरऑल ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो ऑलरेडी मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं थी। इन्वेस्टर्स का या निवेशकों का बहुत रुझान आया है इसकी तरफ और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे नए लॉन्चेस देखे हैं। और न्यू लॉन्चेस की बात ही हो रही है तो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि बीएफएसआई सेक्टर जो है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सेक्टोरल जो फंड है, जो थीम्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में जो अभी नए हम फंड ऑफर्स की बात करें वहाँ पर फोकस किया गया है। और क्योंकि नया फंड हाउस भी आया है बजाज फिनसर्व का, तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड उन्होंने उसकी पेशकश की है। पर सेक्टर्स की इस टाइम पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये पेशकश हुई है फंड हाउसेस की तरफ से, तो क्या खास हो सकता है इसमें। क्षितिज, अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर उत्साह नहीं देखा है, पर आपको लगता है कि यहाँ पर निवेश के मौके बनेंगे? जिस तरीके से धीरे धीरे हम कोविड के बाद अब मेन स्ट्रीम में आए हैं और धीरे धीरे एक डिजिटाइजेशन भी है इस सेक्टर में, और एक छोटा जो शहर है वहाँ पर भी एक मौके हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अभी एक अगर कोई फंड आता है या मौजूदा काफ़ी और फंड भी हैं, तो वहाँ पर निवेश के मौके किस तरीके से बन सकते हैं? स्वाति, अगर आप बीएफएसआई एज ए सेक्टर को देखते हैं, कोविड के टाइम के जैसे वेव 1 खत्म हुआ था उसके बाद से 2 साल बहुत अच्छा किया सेक्टर है। आज भी अगर आप अंडरलाइंग बिजनेसेस को और कंपनीज को देखेंगे तो सारे बिजनेस अच्छा ही कर रहे हैं, चाहे वो कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, या हमारी बीएफएसआई कंपनीज एनबीएफसीज हैं या पीएसयू बैंक्स हैं। बट अभी हो क्या रहा है पिछले 1-1.25 साल में, एक्सेप्ट फॉर जो पीएसयू का रैली हुआ है, आपका बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसीज है, वहाँ रैली नहीं हुआ है। इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेसेस आर डूइंग वेल। अब वो कारण कर्ज कोई भी हो सकता है, सक्सेशन प्लानिंग कुछ बैंक में इशू है, कहीं पे मर्जर हुआ है तो वो कभी काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो बेच रहे हैं बिकॉज उनको अपनी कैटेगराइजेशन 10% से नीचे लेके आनी है। तो काफी चीजें चल रही हैं। तो आई थिंक 1 साल का रिटर्न भी देखेंगे, जहाँ इंडेक्स का ब्रॉडर इंडेक्स का रिटर्न को 14-14.5% के आसपास है, बीएफएसआई बैंकिंग सेक्टर का रिटर्न वहीं पे 5-5.5% है। और ज्यादातर बड़ी कंपनी, चाहे वो जैसे मैंने बैंक्स के नाम दिए वो या फिर एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस वगैरह चली ही नहीं है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप which build in कि आप एक बीएफएसआई का फंड दे सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड है, वहां पे ऑन एन एवरेज अगर आप कुछ एक्सेप्शन ले लें या वैल्यू फंड्स हटा दें तो 25-30% बीएफएसआई में एलोकेशन होता ही है आपका। सो अगर आप वो ऐसे फंड्स में नहीं है अपने पोर्टफोलियो में जहां पे 25-30% बीएफएसआई एलोकेशन नहीं है, तो मतलब बनता है कि आप अलग से एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लें। अगर आप ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज आपके पास है और वहां पे ऑन एन एवरेज 25-30% एलोकेशन बीएफएसआई की तरफ है, देन आई थिंक देयर इज नो नीड टू ऐड अ न्यू फंड, मतलब एक नए फंड की जरूरत है नहीं है। हैविंग सेड दैट, इस समय ये सेक्टर यहाँ से अच्छा करेगा, बट डिपेंड करता है कि ओवरऑल हमें क्या लगता है कि एक फंड हम ऐड कर लेंगे ये सेक्टर अच्छा करेगा, बट ये देखना जरूरी है कि आपके एग्जिस्टिंग बास्केट में ऑलरेडी निफ्टी का अगर 33% कॉन्स्टिट्यूंट है तो काफी फंड्स का 25% कॉन्स्टिट्यूंट है, तो आपको ऐड करने की जरूरत और है कि नहीं है ये देखना ज्यादा जरूरी है। सो इट्स अ गुड कैटेगरी, बट आप ऑलरेडी अगर एक्सपोज हैं तो देयर इज नो नीड टू ऐड। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्षितिज यहाँ पर बताया, और उसमें ये भी है क्योंकि सेक्टोरल फंड है मोहित, तो डेफिनेटली एक एलिमेंट ऑफ रिस्क भी इसमें है। एंट्री एग्जिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको किसी मानिए सेक्टोरल फंड या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड में अगर निवेश करना ही है, जितने भी कारण बताए, जितने भी फैक्टर्स गिनाए क्षितिज ने, उसके बावजूद आपको लगता है कि आपको चाहिए एक ऐसा सेक्टोरल फंड, तो उसमें भी क्या आपको एनएफओ चूज करना चाहिए या एग्जिस्टिंग फंड्स भी है, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है? क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं निवेशकों द्वारा कि क्या एक एनएफओ पीरियड में आने वाला जो फंड है, स्पेशली अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड है, उसको चूज किया जाए, या फिर जिसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप हुआ है वहां पर निवेश करना सही रह सकता है?
जी स्वाति, तो देखिए इसमें 2 सवाल है। पहला ये कि क्या निवेशकों को एनएफओ में निवेश करना चाहिए और दूसरा ये कि क्या निवेशकों को सेक्टोरल फंड के एनएफओ में निवेश करना चाहिए। तो जहाँ तक एनएफओ में निवेश की बात है, अगर वो थीम मार्केट में नहीं है, तो आप उसे देख सकते हैं, बट उसे देखने के लिए भी आपके पास पोर्टफोलियो में पहली बात जगह होनी चाहिए। पोर्टफोलियो में जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनके अनुसार वो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। उसमें आपस में कुछ मेल या समन्वय होना चाहिए। आपके जो भी गोल्स हैं, जिस समय अवधि के लिए आपने गोल निर्धारित किए हैं, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव उससे मैच होना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को दिखाकर ही आप कभी किसी एनएफओ में निवेश करिए। देखिए होता यह है, अमूमन एएमसीज एनएफओ लॉन्च करती है एईएम को शोर अप करने के लिए। तो ऐसा कुछ बहुत यूनिक थीम्स आ रही हैं मार्केट में, वो बहुत कम होता है। जो जितनी भी थीम्स आ रही हैं, तो जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड हो गया, तो वो फंड सारी ही एएमसीज के पास में होगा। नहीं होगा तो भी आप मान लीजिए आज 10 से 15 एएमसीज के पास में एक बैंकिंग फंड या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड होगा। अब हर एएमसी उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन कर देगी, कुछ नया ऑब्जेक्टिव निकाल देगी। कहीं पर थोड़ा सा इंटरनेशनल एलोकेशन आ जाएगा। ये जो नया एनएफओ आया है उसमें कुछ 10 से 15% इंटरनेशनल एलोकेशन होगा, कुछ थोड़ा सा रीट इन्वेट होगा। बट जो मूल ऑब्जेक्टिव है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही इन्वेस्ट करने का है। तो यहाँ पर निवेशकों को ये देखना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा फंड हाउस है कि नहीं, अच्छा फंड मैनेजर है कि नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है कि नहीं। तो अगर वो सारी ही चीजें, अच्छा फंड हाउस, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, आपके पोर्टफोलियो से मेल खाना, आपके रिस्क ऑब्जेक्टिव से मेल खाना, आपके फाइनेंशियल गोल्स पे खरा उतरना, अगर वो सब बैठता है, तो बिल्कुल आप किसी एनएफओ में निवेश कर सकते हैं। अन्यथा एनएफओ में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि सेक्टोरल एनएफओज में करना चाहिए या नहीं, तो जो सेक्टोरल कैटेगरी है वो वैसे भी बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी है। यहाँ पर सही साइकिल को कैच करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर मैं बैंकिंग का ही उदाहरण लूं स्वाति, तो लास्ट 1 साल से, जैसा क्षितिज ने भी कहा, बैंकिंग ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है। बट इसके बजाय अगर आप एक डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप फंड में होते, तो उस फंड ने आपको फिर भी लास्ट 1 साल में 12-15% रिटर्न दिया है। बट अगर आप एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में होते, तो शायद आपका रिटर्न 5 से 7% ही होता। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप उस सेक्टर की साइकिल को समझें और उसके हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट दोनों ही लेना होता है। और मुझे ये लगता है कि अमूमन जो रिटेल निवेशक होता है, वो एंट्री तो कर लेता है एनएफओ के चक्कर में, बट सही टाइम पे एग्जिट अगर नहीं करेंगे, तो आप एक लंबी अवधि के लिए ऐसे फंड्स में फंसे रह सकते हैं। तो मुझे हमेशा से लगता आया है कि सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए और जहां तक हो सके एक अच्छे हम्म। डाइवर्सिफाइड फंड को चुनाव करना चाहिए। वो चाहे फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, हम्म। फोकस्ड हो, या ऐसी जितनी भी कैटेगरीज हैं हम्म। जिसमें सारे ही सेक्टर का एक अच्छा हम्म। समन्वय आपको मिल जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आप एक फंड मैनेजर को ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपना पैसा किसी एक प्रोफेशनल को दे रहे हैं। तो जो सेक्टर का चुनाव है, जो मार्केट कैप का चुनाव है, वो आप उस प्रोफेशनल पर ही छोड़ दीजिए। उसी को वो चुनाव करने दीजिए कि कब किस सेक्टर की साइकिल आ रही है और कब किस सेक्टर में निवेश करना अच्छा है। मुझे लगता है कि फंड मैनेजर्स इतने केपेबल होते हैं कि वो ये कॉल हमसे और आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो जहां तक हो सके राइट इन्हें मोहित, अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल। तो अनलेस कि मोहित, ये जैसा आपके आपने फाइनेंशियल बताया गोल से कि बहुत फंड मिलता है। मैनेजर के जो इंटेलिजेंस है और जो उसकी डिस्क्रिशन है, उसके बेसिस पर आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। क्षितिज, हेल्थ केयर सेक्टर का भी एक फंड जिसकी पेशकश जो है वो हुई है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में क्या खास इस टाइम पर, और क्या फायदे उठाए जा सकते हैं स्पेशली सेक्टर से? सो आई थिंक बहुत अच्छे से मोहित ने एक्सप्लेन किया था बीएफएसआई के बारे में। हेल्थ केयर में स्वाति, देखिए हमारी 50 करोड़ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50 ईयर से अबव है। तो हेल्थ केयर इज अ समेशन ऑफ फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स। और हम अंडर बेड है एज ए कंट्री इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, एप्रोप्रिएट नहीं है, नंबर ऑफ बेड जितने चाहिए नहीं है। सो एज ए सेक्टर ये पूरा सेक्टर यहाँ से अच्छा करेगा ही। अब देखिए, जब आपका आपका सारी अच्छी इंडस्ट्रीज जो हेल्थ केयर में, आपका इंश्योरेंस पार्ट दिया जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर हो, या आपका जब भी पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज होता है, आज आप $2400 के आसपास है पर कैपिटा जीडीपी में। यहीं पे ये जब अगले 3 4 5 साल में आपका 5000 के आसपास होगा, तो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड एंड लाइफस्टाइल स्पेंड आपका इंक्रीज होगा, और वो स्पेंड आपका एक बेटर लाइफ देगा। वो बेटर लाइफ के लिए आप क्या करेंगे? अपने अपनी इंश्योरेंस प्रॉपर्ली लेंगे, आप अच्छा हेल्थ केयर लेंगे, आप अपने अपने को अप द कर्व रखेंगे इन टर्म्स ऑफ अपने टेस्ट कराएंगे प्रॉपर्ली। तो आई एम सेइंग ये हॉस्पिटल्स बेटर आएंगे, क्योंकि एक सामने डिमांड खड़ी दिख रही होगी, मेडिकेशंस आपकी बेटर होंगी। सो ओवरऑल ये हाइजीन सिस्टम पूरा अच्छा करेगा ही करेगा। अगेन देखिए, हेल्थ केयर विजन इज निफ्टी, अगर पिछले 19 साल का आप कंपैरिजन करते हैं,
कोई 0.25% से उसने निफ्टी को बीटी किया होगा, बट मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ कि पीपल हु आर लिटिल लो ऑन रिस्क प्रोफाइल, अगर वो कम रिस्क लेना चाहते हैं तो वो सेक्टोरल अप्रोच ना रखें। पर हाँ, जिनका थोड़ा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो इस समय हेल्थ केयर एक अच्छा एक सेक्टर हो सकता है बाय करने के लिए। एंड बहुत अंडर वैल्यूड और काफ़ी ऐसी जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो हम्म। एफएमसीजी की तरह रन कर रही हैं इंडिया में। तो एज ए पोर्टफोलियो वो बहुत हम्म। लुक्रेटिव है। एंड ज़्यादातर डिपेंडेंसी आपकी होनी चाहिए जो हम्म। इंडिया सेंट्रिक कंपनीज हैं। आप ऐसे पोर्टफोलियोज अगर देख रहे हैं जो इंडिया हम्म। सेंट्रिक है, वो आपको बेटर रिटर्न दे पाएंगे। सो यू नो हम्म। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हैं, हम्म। पर अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। बट येस, इट्स अ गुड हम्म। इन्वेस्टमेंट, बट येस स्वाति, लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। सो जैसे मैंने बोला, इंडिया सेंट्रिक अगर पोर्टफोलियो है हम्म। तो वो बेटर करेगा, तो आप उसे देख सकते हैं। न्यू फंड ऑफर की भरमार है, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, या क्या रखें ध्यान, इस पर करें खास चर्चा। मोहित गांग, क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। मोहित, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि ऐसे ही एक फंड की पेशकश हुई है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ये एक बहुत ही जिसकी तरफ हर कोई देख रहा है, मेक इन इंडिया और तमाम मैन्युफैक्चरिंग को जो बूस्ट देने की बात कही है, करना है तरीका। जी स्वाति, आई थिंक एक थीम जिसने लास्ट एक साल में सबको पॉजिटिवली सरप्राइज किया है वो है मैन्युफैक्चरिंग थीम या फिर ओवरऑल इंफ्रा थीम, अगर मैं उसे थोड़ा सा ब्रॉडली रखना चाहूँ तो। जैसा आपने सही कहा कि मेक इन इंडिया थीम जो है वो पूरी तरह से चमक रही है। बहुत सारी कंपनीज नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट कर रही है इंडिया में। China+1 पॉलिसी जो अपनाई है भारत सरकार ने, और जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स अभी चल रही है विश्व में, वहां से भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज चाइना में अपना जो बेस है या जो चाइना के का उनका एक्सपोजर है उसको थोड़ा कम करके भारत की तरफ अपना रुझान बढ़ा रही है। इनफैक्ट भारत सरकार की जो पीएलआई स्कीम है वो भी बहुत अच्छा इसके अंदर में हेल्प कर रही है मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाने में। तो चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो, या फिर इवन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो, लोकल सोर्सिंग हो, बहुत तरह से देखने में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को हर तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एज अ थीम ये बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है इस थीम पर, आई थिंक आगे जाकर भी ये थीम काफी अच्छा करेगी। हालांकि मुझे अभी भी लगता है स्वाति कि यहाँ पर देखिए, एक सेक्टर एक थीम पर फोकस करना थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सालों के बाद इस थीम को हमने चलते हुए देखा है भारत में। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आगे जाकर ये थीम फिर से रुक जाएगी या फिर से इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं देगी, बट इसका जो साइकिल था वो बहुत सालों तक नहीं चल रहा था, और अब सडनली लास्ट 1 या 1.5 साल 2 साल में इसने वापस थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई है। तो ये कब तक चलता है, इसमें आप एंट्री तो ले सकते हैं, काफी अच्छी थीम है जैसा मैंने बोला, बट एग्जिट अगर आप टाइमली नहीं कर पाए और अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें फंस जाता है एक रिटेल निवेशक, तो ये फिर पोर्टफोलियो के लिए आपका हानिकारक हो सकता है। तो काफी संभल कर इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अगेन किसी वित्तीय सलाहकार से बात कर कर ही इसमें एंट्री लेनी चाहिए, और अगर आपके गोल से मेल खाता है तभी मेरे ख्याल से ये थीम ठीक रहेगी। अन्यथा मुझे हमेशा से यही लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड थीम ही किसी पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, जो आंकड़े हमने शो की शुरुआत में जिस पर चर्चा की है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि एनएफओ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। हमारे जो हम दोनों एक्सपर्ट्स हैं, आप भी, उनका मानना है कि थोड़ा सा फंड को पकने दिया जाना चाहिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको किसी फंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पर मानिए किसी को एनएफओ पीरियड में ही निवेश करना है क्षितिज, तो एनएफओ में निवेश करने का सही तरीका और उसमें निवेश करने से पहले ध्यान क्या दिया जाना चाहिए? क्योंकि जैसे हम कोई किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, हम उसकी तुलना करते हैं, एनएफओ में ऐसा क्या खास देखा जाए जिसके बाद निवेश करना चाहिए? क्षितिज, आप म्यूट पर हैं। क्षमा कीजिए, मैं कह रहा था अगर आप किसी एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए वो गैप आपके पास है इन टर्म्स ऑफ, आपको मल्टी कैप एनएफओ आया हुआ है या कोई लार्ज एंड मिड कैप आया है, तो वो एक कैटेगरी गैप है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा,
एग्जिस्टिंग फंड्स ऑलरेडी है, पर आप उस एनएफओ में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आप उस फंड मैनेजर को पसंद करते हैं किसी कारणवश। आप देखिए जो नया फंड मैनेजर है उसका एग्जिस्टिंग स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसको देखिए। लेकिन देखिए ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिलता है, पर एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर के पास अपने पास एंड पे एडवांटेज होता है कि वो पोर्टफोलियो कार्व आउट करता है अगले 45-50 डेज के अंदर। नैब तो 5 दिन में आती है, जो पहला नैब आता है नेट एसेट वैल्यू, तो उसके बाद 40-45 दिन होते हैं पोर्टफोलियो कार्व आउट करने के लिए। और आजकल जो मार्केट में हम देखते हैं मार्केट फॉल्स या मार्केट में जो मूवमेंट है वो बहुत शार्प है, बहुत जल्दी होता है, बहुत लंबा नहीं चलता है ऐसा। तो आपके पास इनफ टाइम होता है। तीसरा, आप उसकी वायबिलिटी देखिए। अगर कोई फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद वो इमीडिएटली किसी कारणवश मार्केट गिरता भी है, पर अगर आपके पास 5-6 साल का होराइजन है, जो इक्विटी के लिए हम कम से कम बोलते हैं, अगर वो है, तब आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप मार्केट में लाइक करंट सिनेरियो में अगर हैं, जहाँ पे हम क्लोज टू स्टेट इलेक्शंस अभी हुए हैं, आने वाले टाइम में आपके लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा चंक ऑफ मनी है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक कम अमाउंट से शुरू कीजिए। अगर आप किसी फंड मैनेजर को पैसा देना ही चाहते हैं नए फंड में, और एक बार ओपन हो जाए तो उसके अंदर एसटीपी कीजिए। तो ये 3-4 चीजों का जब आप ध्यान रखते हैं, तो आई थिंक ब्रॉडली आपने जो एक नए फंड को एनालाइज कर लिया है और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, वो एक फिगर पे आप आ जाते हैं। बिल्कुल। क्या जो एक नया निवेशक है, जो नए इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं बाजार में, मोहित, वो क्या एनएफओ की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? क्या जो ये एक इतना बड़ा अमाउंट एनएफओ में आता हुआ हमने देखा है, क्या हमारे पास ऐसा कोई डेटा है, आपके पास कोई जानकारी कि कौन एनएफओज में ज्यादा रुझान दिखा रहा है? ये नया निवेशक है या फिर ऐसा निवेशक है जो कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं? देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी तरह के निवेशक जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अवधारणा सी बन गई है निवेशकों के दिमाग में कि एनएफओ है, 10 रुपए में है तो ये सस्ता है, ये अच्छा है, हमको कम भाव में एंट्री मिल रही है। पर निवेशकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ होता थोड़ा ये भी है स्वाति, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मार्केट में जो एडवाइजर्स हैं या जो बैंकिंग फ्रेटर्निटी है, वो भी एनएफओस पे थोड़ा ज्यादा फोकस अपना केंद्रित करती है। यहाँ पर थोड़ा सा काफी बार ये भी देखा गया है कि इंसेंटिव थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उसके चलते भी हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा पुश इन प्रोडक्ट्स को मिलता है। तो निवेशकों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि क्या इस फंड की पोर्टफोलियो में आवश्यकता है, क्या ये कुछ यूनिक जो गैप है उसको फिल कर रहा है, या फिर उनकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही रेप्लिकेट कर रहा है। अगर एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही रेप्लिकेट कर रहा है तो आपको बहुत हद तक ऐसे फंड से बचना चाहिए और रेप्लिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियोज पर भी रखना होगा कि कितना एक्सपेंस रेशियो है नई स्कीम का, और क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर या जो आपका एडवाइजर है वो आपको गलत तरीके से तो किसी स्कीम में चर्निंग नहीं करवा रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं स्वाति कि जिसके कारण एनएफओस को लेकर एक बहुत सी होड़ होड़ सी मच जाती है। और हमने ये भी देखा है कि जो एएमसीज हैं वो काफी बार एग्जिस्टिंग स्कीम्स में इतना नई धनराशि इकट्ठा नहीं कर पाती। जो सिप में आता है पैसा वही आता है मंथली, बट उनको नई धनराशि या नया एयूएम बटोरने के लिए उन्हें नए नए स्कीम्स लॉन्च करने पड़ते हैं। तो इसके चलते सेक्टोरल स्कीम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर काफी बार आप देखेंगे कि कोई ना कोई सेक्टर तो ओवर परफॉर्म करेगा ही करेगा साल में। तो बहुत सारी निवेशक कम्युनिटी ऐसी है जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखकर एक फंड में निवेश कर देती है, जो कि अलग तरह से हमने काफी बार आपके शो में बोला है कि बहुत गलत चीज है। पर वहां पर हमेशा आप देखेंगे कि एक सेक्टरल बिल्कुल। फंड ही सबसे हायर रिटर्न दिखाएगा, हाँ। बिकॉज कोई ना कोई सेक्टर बहुत अच्छा करेगा ब्रॉडर मार्केट से, और यहाँ पर गलत तरीके से निवेश होने जी की जी। संभावना बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां पर हमने देखा है कि सेक्टोरल फंड्स थोड़े ज्यादा चलते हैं। किसी एक सेक्शन को बोलना गलत होगा कि नए निवेशक ज्यादा कर रहे हैं या पुराने निवेशक। मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट का फोकस एनएफओस पे ज्यादा वाकई। रहता है, और इसे थोड़ा सा समझकर समझदारी के साथ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो एनएफओस की बारीकियां हमने समझी और काफी ज्यादा डिटेल में समझाया हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने। मोहित और क्षितिज, दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।